जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना हो, कोई भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना हो, हमें पॉलिटी पढ़नी पड़ती है। और पॉलिटी पढ़ने के लिए अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको पढ़नी चाहिए एम लक्ष्मीकांत या फिर एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने पढ़ ली होगी या फिर हमने पढ़ी है स्कूल टाइम पे अपने। अगर नहीं भी पढ़ी है तो यहाँ से आपका बाकी सारा कवर हो जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत डिटेल में हम एम लक्ष्मीकांत कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। आप अपने पेन पेपर रेडी रखिए नोट डाउन करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले हम सब जानते हैं कि हमने मांग की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है? जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, फ्रेम किया। ओके, तो हमने सबसे पहले डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 1934 में। 1934 में ये आइडिया किसने दिया था? तो ये सबसे पहले जो आइडिया हमें मिला वो एम एन रॉय जी द्वारा मिला। किसके द्वारा? एम एन रॉय जी द्वारा मिला। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एम कौन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था, वो थे एम एन रॉय। वो कौन थे? वो एक कम्युनिस्ट मूवमेंट के प्योनियर थे। ठीक है, कब दिया था इन्होंने? 1934 में। सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया आया वो एम एन रॉय जी ने, एम एन रॉय जी को आया 1934 में। अब 1934 से हम आगे चलते हैं और 1935 की बात करते हैं। 1935 में द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम आईएनसी भी बोलते हैं, ठीक है, सो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम करने की बात की गई। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसको फ्रेम कौन करेगा? सीए यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, ये बात कही गई किसके द्वारा? आईएनसी द्वारा 1935 में। अब चलते हैं आगे 1938 की तरफ। 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा ऑन द बिहाफ ऑफ द आईएनसी, उन्होंने ब्रिटिशर्स से कहा, क्या कहा? कि कॉन्स्टिट्यूशन, फ्री इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी पड़ेगी और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बनेगा। ये कहा जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, अब इसमें ये जो व्यू था, इसमें ये एंडोज्ड और रिटेरेटेड कब हुआ? बाय आईएनसी। एक रेजोल्यूशन आया था 1939 में, पासिंग अ रेजोल्यूशन। तो ये जो पासिंग और रेजोल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है? पासिंग अ रेजोल्यूशन ये आपको रिलेटेड है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, कब? 1939 में। ओके, आगे चलते हैं। डिमांड एक्सेप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ये हमने डिमांड रखी थी 1939 में, हम रेजोल्यूशन लाए थे और फिर हमने ब्रिटिशर्स के आगे डिमांड रखी कि हमें भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है और उसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है जो कि हमारे फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी विदाउट एनी आउटसाइड इंटरफेरेंस। ओके, सो ये डिमांड एक्सेप्ट की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, जिसको कहा गया ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, इसको क्या कहा गया? ऑगस्ट ऑफर 1940। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रिटिशर्स द्वारा कब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेकर डिमांड एक्सेप्ट की गई थी और उस एक्सेप्टेंस को कौन सा ऑफर क्या कहा गया था? तो उसे ऑगस्ट ऑफर कहा गया था 1940 में। इज दैट क्लियर विद यू? ओके, आगे चलते हैं 1942 की तरफ। 1942 में ऐसा क्या होता है? 1942 में सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं भारत। ठीक है, वो कौन थे? वो थे मेंबर ऑफ कैबिनेट, ऑब्वियसली ब्रिटिश गवर्नमेंट के मेंबर ऑफ कैबिनेट थे। ठीक है, और उनके साथ वो लाते हैं अ ड्राफ्ट प्रपोजल। सर स्टैफर्ड क्रिप्स आते हैं 1942 में इंडिया और अपने साथ लाते हैं एक ड्राफ्ट प्रपोजल। वो ड्राफ्ट प्रपोजल क्या कहता है? वो कहता है फ्रेमिंग ऑन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि आपका जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का जो प्रस्ताव है वो अडॉप्ट किया जाएगा वर्ल्ड वॉर टू के बाद।
ठीक है, ये बात कही गई। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आता है? यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि वो रिजेक्ट कर दिया गया वो प्रपोजल। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग द्वारा। मुस्लिम लीग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और वो क्या, उन्होंने क्या चाहा? उन्होंने चाहा कि इंडिया जो है वो 2 ऑटोनमस स्टेट्स में डिवाइड हो जाए विद 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि भारत जो है वो 2 अलग ऑटोनमस स्टेट्स में विभाजित हो जाए और उसकी 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने, एक नहीं, अलग अलग 2। ठीक है, ये बात हुई। अब आगे चलते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब भाई 1942 ओवर हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 भी हो गया। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो ये कॉन्स्टिट्यूटेड होती है नवंबर 1946 में। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका है, इट्स ओवर। ठीक है, अब आ जाते हैं 1946 में। तो ये नवंबर 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट होती है। इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होती है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर। कई बार जो फैक्चुअल एग्जाम्स होते हैं ना, जिनमें 1 लाइनर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें ये पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डेट बताओ। तो 9 दिसंबर 1946। ठीक है, अंडर कैबिनेट प्लान। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हुई थी। ठीक है, अब इसमें आते हैं 3 मेंबर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 लोग आते थे, कौन 3 लोग आते थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ठीक है, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, वही जो हमारे पास ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे, याद आया? ड्राफ्ट प्रपोजल लेके आए थे जिसे रिजेक्ट कर दिया था किसने? मुस्लिम लीग ने। क्यों कर दिया था? क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो 2 ऑटोनमस स्टेट्स में विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए, और उनकी 2 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन जाए। इज दैट क्लियर? और ये कौन थे? ये थे मेंबर ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अम, 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 कुछ भी बना लो यार, निमोनिक बना लो कुछ, कि पैथिक सर का स्टाफ अलेक्जेंडर संभालते हैं, ऐसे करके बना लो कि पैथिक सर का स्टाफ अलेक्जेंडर संभालते हैं। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा पैथिक से पैथिक लॉरेंस, स्टाफ से स्टैफर्ड क्रिप्स, एंड अलेक्जेंडर से तो एवी अलेक्जेंडर याद ही रहेगा। ठीक है, तो ये कब आए थे? ये भारत आए थे, ये तीनों। कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? तो 24 मार्च 1946 को आया था भारत पहली बार। और प्लान पब्लिश कब हुआ था? 16 मई 1946। ओके, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगेगा, एक बारी 2 बारी रिवाइज करोगे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फीचर्स की बात कर लें तो टोटल स्ट्रेंथ, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? इसकी टोटल स्ट्रेंथ है 389। ठीक है, अब इसमें से 389 तो है ही, टोटल स्ट्रेंथ इसकी रखी गई, जिसमें से 296 सीट्स जो थी वो ब्रिटिश इंडिया को अलॉट कर दी गई। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया को अलॉट कर दी गई। अब इसमें से जो 93 सीट्स बचती हैं, वो थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ओके, इंडिया में जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनके लिए। अब 296 सीट्स अलॉट कर दी गई ब्रिटिश इंडिया को, और 292 को देखते हैं। इसमें 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस थे। ठीक है, तो अब ये 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस कौन कौन से आ जाते हैं? यहाँ पे आते हैं मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, ओडिशा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब, सिंध, बंगाल और असम। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 11 गवर्नर्स प्रोविंस जो 292 सीट्स में थे, वो थे मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ पंजाब, सिंध, बंगाल और असम।
ठीक है, अब यहाँ पे 4 सीट बच गई, तो 4 सीट्स ये हमने किसको दी, चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस को। चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस की बात की जाए तो ये आते हैं दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये एरियाज आते हैं। ओके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, बट फिर भी मैंने लिख दिया क्योंकि एम लक्ष्मीकांत में था, तो आई वॉन्ट टू कवर एवरी सिंगल थिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ईच स्टेट एंड प्रोविंसेस अलॉटेड सीट्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। कोई भी मतलब हर एक स्टेट या प्रोविंस की जो सीट्स अलॉट की गई वो किस बेस पे की गई, वो उनके प्रोपोर्शन पे अलॉट की गई, ठीक है, प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन, उनके पॉपुलेशन के हिसाब से जो उनका प्रोपोर्शन बन रहा है उस हिसाब से उनको सीट्स अलॉट की गई, ठीक है। सीट्स अलॉटेड ईच ब्रिटिश प्रोविंस, अब जो सीट्स ब्रिटिश प्रोविंस को अलॉट की गई है वो 3 कम्युनिटीज में डिवाइड की गई, वो थी मुस्लिम, सिख एंड जनरल। जनरल वो सभी, मतलब सब, एक्सेप्ट मुस्लिम्स एंड सिख, मुस्लिम एंड सिख को छोड़ के सभी जनरल, बाकी जो बच गए वो सब जनरल में आ गए, ठीक है। तो ये हो गया। रिप्रेजेंटेटिव्स, रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे देखते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड, अगर मुझे कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई उम्मीदवार चुनना है कि भाई जो मेरी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हो या मेरे स्टेट को जो भी है, ठीक है, तो उसको कैसे इलेक्ट किया गया, बाय द मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी। उस कम्युनिटी के मेंबर्स ने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट किया, ठीक है, इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, अब वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग होती है मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आपको याद रखना है। रिप्रेजेंटेटिव्स की जो वोटिंग हुई वो कैसे हुई, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हुई, जिसे हमने कहा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे थे, अच्छा, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उनके मेंबर्स द्वारा इलेक्ट किए गए। ओके, नाउ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट किए गए, नॉमिनेट किए गए हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स के ही हेड ने उनको नॉमिनेट किया। ओके, तो यहाँ तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है।